तो जी हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी आज का, जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है। हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट मेथड्स कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये। यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के एग्जाम में। ठीक है, बहुत मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, बट जो हमने पहले पढ़े हैं वैसे से ही रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, अब इसमें होता क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो हम यहाँ से डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के ऑर्डर को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को हम डिराइव कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का तो हम जस्ट एक ऐसे ही हाथ लगा के आते थे। ठीक है जी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है भैया, कि रिएक्शन रेट जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, है ना। अगर मैं कोई जनरल सा इक्वेशन लेता हूं, ए, राइट, एंड दिस गिव्स प्रोडक्ट, राइट, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑर्डर जो आएगा दैट विल बी, रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। तो अलग अलग टाइप के हम लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस instantaneous reaction rate, that will be equal to minus dA upon dt, that will be equal to k a raised to power 0, or minus dA upon dt is equal to k, because anything raised to power 0 is 1. So यहाँ से हम लिखते हैं माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। ठीक है, इसका कभी कभी डेरिवेशन पूछ लिया जा सकता है, और आई कैन राइट डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। राइट। आप लोगों को इंटीग्रेशन आती होगी। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आती, तो मैंने रट्टे मारे हुए हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, और a is equal to minus kt plus I. This is I is the constant of integration. ठीक है, मैथ्स में शायद c लिखते थे, यहाँ पे हम I लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। अब I की वैल्यू निकालते हैं। अब I की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम टाइम t को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते, वैल्यू ऑफ I कैन बी कैलकुलेटेड, can be calculated from initial conditions, from initial conditions when टाइम t इक्वल टू 0 और a का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट के बराबर, क्योंकि हमने ए नॉट को बोल दिया इनिशियल
concentration, right? And what I can write, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टाइम टी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ए नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, एंड आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट के बराबर, राइट? अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं, इन इक्वेशन 1, राइट? तो क्या आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, के विल बी इक्वल टू, इसे उठा के इधर, इसे उठा के इधर, तो ए नॉट माइनस से अपॉन टी, ये आ जाएगा। ठीक है जी, कभी कभी किसी किसी बुक में क्या दिया हुआ है, और या मैं ही कभी बोल दूं आर नॉट माइनस आर, क्योंकि रिएक्टेंट आर के लिए था, तो ये हो जाएगा अपॉन टी। तो इस तरीके से भी हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स। ठीक है जी, क्लियर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ पे बात क्या आएगी, इनके ग्राफ, इनके ग्राफ विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी लिख लिए। ओके चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजीली पेपर में, यूजली पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं कि वो ग्राफ दिखा देगा और बोलेगा कि भैया बताओ ये कौन से ऑर्डर ऑफ, मतलब एक कोई भी रिएक्शन है उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर बताइए क्या आएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो भैया बड़े सिंपल सिंपल से ग्राफ बनते हैं यहाँ पे, ये बन गए दो ग्राफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या है, टाइम टी। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ए। अब देखो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है साहब, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? तो अब हम इसको बनाते हैं, टाइम टी आ गया, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होती है। हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास था के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अब y तो ये है, तो ठीक है जी, y एक्सिस पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ए नॉट विल बी इक्वल टू के टी प्लस ए। y इक्वल टू के टी प्लस ए।
तो इसमें हम एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ की है? y जो है हमें a है, तो a विल बी इक्वल टू, जैसे यहाँ लेके आए तो दिस विल बी इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, और आई कैन राइट माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये मेरी इक्वेशन बन जाती है, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब स्लोप जो है ना, y इक्वल टू एम, एम क्या रिप्रेजेंट करता था? हमारा स्लोप, और यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा? माइनस के। तो इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के। नेगेटिव है तो इसलिए नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। जब हम यहाँ पे टाइम t की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, टाइम t की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो a किसके बराबर हो जाएगा भैया? a नॉट के बराबर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? a नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ये a नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। देखो कुछ नहीं है, जस्ट हमें क्या, हमने क्या किया, y इक्वल टू जो भी हमारा आया था उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हमने कंपेयर किया, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने करते हुए क्या आ गया हमारा? सिंपल आ गया। अब x एक्सिस पे जो था, y एक्सिस पे था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन बना दिया, मतलब उस इक्वेशन को अरेंज किया, और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ गई? लाइंस आ गई, राइट। क्लियर है? अब सेकंड ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन गिवन था, और यहाँ पे हमें क्या रेट था? रेट गिवन था। अब देखो हमने क्या बोला, जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, रेट जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, राइट। तो रेट क्या होगा हमारा? पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सेस, पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सेस। तो ये आ जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। और हो गए उनके ग्राफ। तो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, नहीं आ रहा तो समझ, करना क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करके बना लेना है, ठीक है जी। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हाफ लाइफ होता क्या है भैया? जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो उनकी हाफ लाइफ होती है, उनकी हाफ लाइफ होती है, मतलब कितने टाइम में, अगर मैंने इनिशियली 100 ग्राम्स लिया था, तो कितने टाइम में वो हमारे 50 ग्राम्स रह जाएंगे, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो इसे हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Half life period of a reaction is the time taken to complete half of the reaction half of the reaction. It is denoted as T half. It is denoted as T half, right? तो इसके लिए क्या हुआ? अब रिएक्शन लिखते हैं, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन था, फाइनल कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, इनिशियल का हाफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना, और टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, एंड टी हाफ ए नॉट माइनस 1/2 ए नॉट
या A0/2 k। तो ये क्या आ जाएगा? A0/2 k। ठीक है जी। तो यहां से क्या पता लगा भैया, जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट। तो 1 मार्क में क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या 1 मार्क में भी पूछ लेता। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली proportional to its rate constant। half life period is inversely proportional to its rate constant। ठीक है जी, क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमारी होती कौन सी थी? जो हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती थी, जो कैटलिस्ट की सरफेस पे होती थी, या हमारी कोई एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है, या कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है। दे ऑल आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दे ऑल आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हमारे सिलेबस में है, पूछा जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वहां पे हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ? -dA अपॉन dt इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1, तो के ए लिखते हैं, विच इज इक्वल टू -dA अपॉन ए इक्वल टू के डी टी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, यहाँ पे क्या आएगा? -dA अपॉन ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू के डी टी। ये कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है log x। 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है log x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन log a, विच इज इक्वल टू के टी प्लस आई। के टी प्लस आई। अब यहाँ पे फिर से वही, आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू फिर से वही निकालनी है, व्हेन t इक्वल टू 0 a will be equal to a नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -log a नॉट टाइम t इक्वल टू 0 हो गया, तो k भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई भैया हमारे पास, -log ऑफ a नॉट। देखो ln लिखा है, दिस इज नेचुरल लॉग। ln मीन्स नेचुरल लॉग, और log होता है वो लिखते हैं हम log टू द बेस 10।
जो हमारा टेबल था वो log टू द बेस 10 से होता है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा जी, माइनस लॉग ऑफ ए विच इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ऑफ ए नॉट लॉग ऑफ ए नॉट। ये आ गया जी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, के टी विल बी इक्वल टू, इसे उठा के इधर ले जाते हैं, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। हमने पढ़ा था लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए, लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है जी। एंड के विल बी इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए, यहाँ पे आ जाएगा 1/t। ठीक है जी। अब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ए नॉट माइनस ए, ये आ जाएगा जी। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया। ठीक है जी। चलिए, अब इसकी जगह एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आर नॉट अपॉन आर, या हम लिख सकते हैं इसे एक और तरीके से, मतलब जनरल अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, या मैं अलग अलग कहीं जगह लिख देता हूँ, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए इज रिप्रेजेंटिंग initial concentration and a minus x is representing final concentration। ठीक है, which is equal to a नॉट और ये a। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या होगा, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी। हमें लॉग को हटाना है तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग को क्या बोलते हैं हम, ये ए नॉट अपॉन ए
एक्सपोनेंट बोल देना है, विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी, ई रेज टू पावर के टी। और अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ ए नॉट माइनस ए अपॉन ए नॉट कर देता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, क्योंकि अगर ए अपॉन ए नॉट लेके आऊंगा तो यहाँ पे माइनस के टी हो जाएगा और ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, एंड ए विल बी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सब कुछ गिवन होता है, हमें एक चीज निकालनी होती है, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके ग्राफ, अब हम बनाएंगे इनके ग्राफ। ठीक है जी, वो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इस पे कुछ कैलकुलेशन होती है, आपको पता ही है। अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम उसे कंपेयर करना होगा। तो चलिए ये ग्राफ बनाते हैं हम। अब ग्राफ में करना ही कुछ नहीं है यार, ये हमने यहाँ पे खींच दिया, ये यहाँ पे आ गया, दो ग्राफ बनेंगे जी यहाँ। चलो लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लॉग ए दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। ये एक्स एक्सिस होगी और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। अब हमें नहीं मालूम कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, तो हम निकालते हैं हमें। अब लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी था, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है जी, चलो जी निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे 2.303 वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है जी, अब हम इसे खोलते हैं। हमें क्या चाहिए, लॉग ए चाहिए इधर तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए विच इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है जी, तो इसको लिखते हैं लॉग ए चाहिए हमें, लॉग ए, इसको उठा के इधर ले गया तो ये वाली चीज इधर आएगी, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट, वाई एक्सिस पे लॉग ए था, यहाँ पे कौन आ गया, एम एक्स, और यहाँ पे आ गया सी। अब देखो, हमने डायरेक्ट अगर निकालना होता, यहाँ पे हमने क्या किया, एलओजी में ले लिया। अगर लॉग एलओजी नेचुरल लॉग लेते तो उसमें भी सेम से ही आना था। उसमें क्या आना था, सॉरी, लॉग ए अपॉन ए नॉट, इसे खोलते हैं यार, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी। हमें लॉग ए पॉजिटिव चाहिए था, log a will be equal to minus kt plus log a naught। अब स्लोप क्या आ रहा है, माइनस के, ये भी आ गया हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो इसकी स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव के। इसकी स्लोप क्या आ रही है, माइनस के अपॉन 2.303, नेगेटिव स्लोप है। तो ये कैसे बनाएगा, नीचे की डायरेक्शन में हमारी ये लाइन आएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा सा हमें मिलेगा। ठीक है जी,
स्लोप लिख देते हैं, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के और माइनस के अपॉन 2.303। देखो दोनों तरीके से हमने कर दिया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब ग्राफ आपको पता लगे किस तरीके से आएगा। पॉजिटिव स्लोप होती तो ऊपर की तरफ चढ़ा देना था आपने। ठीक है जी। चलो अब इसके बाद हमें दिया हुआ है लॉग ए नॉट अपॉन ए, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइम। अब ग्राफ क्या आएगा? हाँ जी, अभी ग्राफ क्या आना चाहिए? अब ये हमें क्या दिया हुआ था, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी। ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी प्लस जीरो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सी कुछ नाम की चीज है नहीं, तो भैया ये ओरिजिन से स्टार्ट होएगा, याद रखिएगा। अब स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। ये ऐसा हो गया। अगर सी की वैल्यू होती तो वो कहीं और से शुरू होता, ओरिजिन से शुरू ना होता। अभी सी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसलिए ये कहाँ से शुरू हुआ भैया हमारा? ओरिजिन से। क्लियर? एंड स्लोप विल बी इक्वल टू के। अगर ये नेचुरल लॉग ले ले, अभी तो नेचुरल लॉग लिया, लेट सपोज यहाँ पे ये बोल देता कि लॉग टू द बेस 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए। तो इसका स्लोप क्या आ जाता? इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, विच इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 से स्लोप आ जाएगा हमारा के अपॉन 2.303। क्लियर है जी? तो भैया इतनी सी कहानी थी ग्राफ की। चलिए ये भी हो गया। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव डिके होते हैं ना, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, वो सब के सब हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे चल रहा हूँ मैं, वहाँ पे आगे लिख देते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। द रेडियो एक्टिव डिके both natural and artificial of unstable nuclei follows first order kinetics. And rate constant is known as decay constant. Known as decay constant. ठीक है साहब, क्लियर है? अब हम करेंगे इसका हाफ लाइफ। हाफ half life period for first order reaction. Half life period for first order reaction. Now we have the formula T is equal to 2.303 upon K। K की जगह हमने यहाँ पे इसे
इंटरचेंज कर दिया, log ए नॉट अपॉन ए, और ये हम किसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय 2, राइट। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन 2, है ना, ये टी हाफ एट टी इक्वल टू टी हाफ ए विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स 2.303 अपॉन के ए बाई 2। तो यहाँ पे ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, log 2 आ जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। So T half will be equal to 2.303 into 0.3010, log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू मैंने 0.3012 upon k, which is equal to 0.693 upon k. T half will be equal to 0.693 upon k. अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भैया पहले वाला जो था वो हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेट कांस्टेंट के, है ना। यहाँ पे टी हाफ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आप कोई भी फ्रैक्शन ले रहे हो, मतलब पी 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, कुछ भी ले रहे हो, तो वो सब क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट रहेंगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक नोट बना लीजिएगा। हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज independent of initial concentration of the reactant उसके बाद टाइम टेकन टू कंप्लीट any fraction of the first order reaction T1/3, T2/3, T3/4, कुछ भी एटसेट्रा is independent of initial concentration of the reactant, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे ऐसे ही
सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है, डराइव करने की। क्योंकि डेरिवेशन तो नहीं आएगी अब लिखते में, आएगा तो क्वेश्चन ही आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 1 by T x upon A into 1 minus x, right? When both the reactants are same. Next here, for third order reaction, K is equal to 1 by 2T into 1 upon A minus x whole square minus 1 upon A square. When all the three reactants are same. When all the three reactants are same. So this is for second order and third order reaction. ठीक है जी, ऐसे ही हाफ लाइफ मेथड निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ मेथड, ठीक है जी। उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हैं हम। टी हाफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन। एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और टी हाफ is inversely proportional to a naught n minus 1, right? a naught n minus 1। क्लियर है जी? तो आप यहां से किसी भी इक्वेशन के लिए इनके हाफ लाइफ निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला तो वन, एन की वैल्यू वन पुट कर दी तो वो क्या था, इंडिपेंडेंट था। अगर आप यहाँ पे टू रखोगे तो वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल ही देते हैं। तो जो टी हाफ आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना तो के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट, क्योंकि वन, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ए रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा, नीचे जाएगा तो पावर वन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है जी। हमने ग्राफ बनाए थे, हाफ लाइफ के ग्राफ नहीं बनाए थे, तो हाफ लाइफ के हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। वही चीज करनी है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं।
टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे आया इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने पढ़ा था टी हाफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या फॉर्मूला था? टी हाफ इज इक्वल टू के इन टू ए नॉट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगे, टी हाफ प्लस सी तो कुछ नहीं है, तो ये रिएक्शन, ये जो ग्राफ है हमारा कहाँ से शुरू होएगा? ओरिजिन से। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? के। स्लोप विल बी इक्वल टू के। ठीक है जी। यहाँ पे टी हाफ था, यहाँ पे हमारा ए नॉट था या ए था। तो ये क्या है? इनवर्ट, सॉरी, इसके इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये लाइन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। दिस गिव्स अस स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पे टी हाफ लिया हमने और यहाँ पे ए ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन बाय ए नॉट बना देते हैं। वन बाय ए नॉट, यहाँ पे क्या था? टी इज इक्वल टू 0.693 बाई के आ रहा था, है ना? और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टी हाफ जो है वो किसके इक्वल आ गया? के अपॉन ए नॉट। अब वन अपॉन ए लिया हमने यहाँ पे ए नॉट नहीं लिया है हमने, यहाँ पे क्या लिया है? ए लिया, वन अपॉन ए नॉट लिया, तो ये क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन से शुरू हो जाएगा। इसका आ जाएगा स्लोप इक्वल टू के। तो भैया ये हमारे ग्राफ हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट्स हैं, चार पांच पॉइंट्स हैं। उसमें है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n half lives। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, कितनी अमाउंट बचेगा मेरा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर वन हाफ लाइफ, हाफ ही रह जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय टू। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टू हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का हाफ रह जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू वन बाय टू इंटू ए नॉट अपॉन टू। दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन फोर या टू स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर थ्री हाफ लाइफ, वन बाय टू इंटू ए नॉट अपॉन टू स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू रेज टू पावर थ्री। ठीक है जी। अब एन हाफ लाइफ होएंगी तो वो टू रेज टू पावर एन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, वन बाय टू इंटू
ए नॉट, या डायरेक्टली लिखते हैं यार, that will be equal to a naught upon 2 raised to power n, right?